क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन लॉ। नोट, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए 60 मिनट अतिरिक्त समय की अनुमति है। Answer any 5 questions. All questions carry equal marks. The blind candidates will be given 60 minutes extra time. प्रश्न 1, आयकर आय पर लगाया जाता है, परंतु आयकर अधिनियम 1961 में इसकी समुचित परिभाषा नहीं दी गई है। इस कथन की व्याख्या कीजिए और आयकर अधिनियम में प्रदत्त आय के उपबंधों की विवेचना कीजिए। Income tax is charged on income, yet it has not properly been defined in the Income Tax Act, 1961. Explain this statement and discuss the provisions of the Income Tax Act. प्रश्न 2, 1961 आयकर अधिनियम के अधीन वेतन से आय से आपका क्या तात्पर्य है? इस संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधानों को संक्षेप में समझाइए। What do you mean by income from salaries under the Income Tax Act? Explain in brief the main provisions in this regard. प्रश्न 3, आयकर अधिनियम के अंतर्गत पूंजी लाभ के कराधान संबंधित प्रावधानों का वर्णन कीजिए। Discuss the provisions relating to taxation of the capital gains under the Income Tax Act. प्रश्न 4, आयकर अधिकारी के कार्यों तथा शक्तियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। Discuss briefly the powers and functions of Income Tax Officer. प्रश्न 5, इन आदेशों के विरुद्ध आयुक्त अपील के यहाँ अपील की जा सकती है। अपील की कार्यविधि का वर्णन कीजिए तथा ऐसी अपील के संबंध में आयुक्त अपील के अधिकारों का वर्णन कीजिए। Against which orders an appeal can be filed with Commissioner Appeal. Describe the procedure of appeal and describe the powers of Commissioner Appeal regarding appeals. प्रश्न 6, किन चूकों के लिए आयकर अधिनियम में शास्तियों का प्रावधान है? विवेचना कीजिए। For what defaults penalties are imposed under Income Tax Act? Explain. प्रश्न 7, कर अपवंचन से आप क्या समझते हैं? कर अपवंचन के नियंत्रण हेतु कौन कौन से उपाय हैं? What do you mean by evasion of tax? What are the remedies for controlling evasion of tax? प्रश्न 8, आयकर अधिनियम 1961 के अधीन पुनरीक्षण संबंधी क्या प्रावधान है? What are the provisions related to revision under the Income Tax Act, 1961? प्रश्न 9, सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण से क्या अर्थ है? यह किन परिस्थितियों में किया जा सकता है तथा ऐसे कर निर्धारण के क्या परिणाम होते हैं? क्या ऐसे कर निर्धारण के विरुद्ध करदाता के पास कोई उपाय है? What is best judgment assessment? In what circumstances can it be made and what are the consequences that flow from such an assessment? Are there any remedies open to the assessee against such assessment? प्रश्न 10, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। अकृषि आय, ब आय का मिलान स करदाता का निवास स्थान। Write short notes on any 2 of the following. A. Agriculture income. B. Clubbing of income. C. Residence of assessee. Question paper of local self government. प्रश्न 1, पंचायती राज की परिकल्पना किसके द्वारा की गई थी? संविधान में उपबंधित प्रावधानों की विवेचना कीजिए। Who had envisaged पंचायती राज? Explain the related provisions of Constitution. प्रश्न 2, 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का पंचायत निकायों में न्यागमन करता है। व्याख्या कीजिए। 73th and 74th Amendment of Constitution ensures the devolution of financial and administrative powers into पंचायती राज bodies. Explain. प्रश्न 3, भारतीय शासन प्रणाली के संदर्भ में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत एवं शक्ति विभाजन सिद्धांत को समझाइए। Describe the doctrine of separation of powers and doctrine of distribution of power in reference with Indian government system. प्रश्न 4, नगरीय संस्थाओं की दुर्बलताओं का परीक्षण कीजिए। सुधार हेतु उपायों का वर्णन कीजिए। Examine the weakness of municipal bodies. Describe measures for its improvement. प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों में अंतर, ब स्थानीय स्वशासी निकाय प्रशासनिक विवेकाधिकार। Write notes on any 2 of the following. A. Difference between fundamental rights and directive. B. Principles of the state policy local self government. C. Administrative discretion. प्रश्न 6, निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्ति को बताइए। निर्वाचन के समय निर्वाचन आयोग के क्या उत्तरदायित्व होते हैं? Describe the functions and powers of election commission. What are the responsibilities of election commission at the time of election? प्रश्न 7, निर्वाचन से संबंधित संवैधानिक उपबंधों की विवेचना कीजिए। मताधिकार क्या एक मौलिक अधिकार है? स्पष्ट कीजिए। Describe the constitutional provisions related to election. Is right to vote as fundamental right?
प्रश्न 8, भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संरक्षण किस प्रकार प्रदान करता है? आरक्षण नीति को समझाइए। डिस्कस हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। एक्सप्लेन रिजर्वेशन पॉलिसी। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। न्याय पंचायत का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, नगर पालिका अधिनियम 1961। राइट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। A, the jurisdiction and powers of न्याय पंचायत। B, direct democracy। C, नगर पालिका अधिनियम 1961। प्रश्न 10, पंचायती राज अधिनियम 1993 के मुख्य प्रावधानों को समझाइए। Describe the main provisions of पंचायती राज एक्ट 1993। क्वेश्चन पेपर ऑफ मीडिया एंड लॉ। प्रश्न 1, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्रेस के विकास और उसके स्वामित्व पर विधिक प्रावधानों सहित टिप्पणी लिखिए। Right commence with legal provisions on the development and ownership of the press in India after independence। प्रश्न 2, विजुअल मीडिया का लोगों के मस्तिष्क पर सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव मीडिया में दिखाए अंतर्वस्तु पर निर्भर करता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? विवेचना कीजिए। Visual media has both positive and negative effects on people's mind. This effect depends on the contents shown in the media. Do you agree with this statement? Explain। प्रश्न 3, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं और यह निर्बंधन फिल्म पर भी लागू होता है, चाहे वह इंटरनेट पर भी रिलीज क्यों न हो। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विधिक प्रावधानों के साथ उक्त कथन को समझाए। Reasonable restrictions can be imposed on freedom of expression and this restriction also applies to the film even if it is released on the internet OTT. Explain the said statement with legal provisions in the present perspective। प्रश्न 4, पत्रकारों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों की चर्चा कीजिए और इसके लिए विधिक प्रावधान क्या है। Discuss the difficulties faced by the journalists and what are the legal provision for it। प्रश्न 5, भारत में फिल्मों को कई प्रतिरोधों का सामना पड़ता है जिनमें प्री सेंसर और पश्चात विरोध शामिल है। समझाए। फिल्म्स इन इंडिया फेस मेनी रेजिस्टेंस इंक्लूडिंग प्री सेंसर्स एंड पोस्ट प्रोटेस्ट्स। एक्सप्लेन। प्रश्न 6, क्यों पूर्व सेंसरशिप स्वयं बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकती है या नहीं? यहाँ तक कि अगर स्वतंत्रता पर एक वैध संयंत्र है तो इसे निश्चित सिद्धांतों के भीतर प्रयोग किया जाना चाहिए और मनमानी की गुंजाइश है या नहीं। उक्त कथन को लीडिंग केस के प्रकाश को समझाइए। Whether pre-censorship by itself offend the freedom of speech and expression or not. Even if there is a legitimate restraint on freedom, it must be exercised within the definite principles and no scope of arbitrariness or not. Explain the above statement in the light of leading case। प्रश्न 7, प्रेस काउंसिल के दिशा निर्देशों का पत्रकारों द्वारा उल्लंघन पर इसकी शक्तियों को बताइए। Explain the process of the press council on the violation of the guidelines given by it to the journalists। प्रश्न 8, एक व्यक्ति टीवी सीरियल व उसकी अंतर्वस्तु से असंतुष्ट है, विधिक प्रावधानों के साथ उसे सलाह दीजिए कि उसे क्या करना चाहिए। A person is dissatisfied with the TV serial and its content. To advise him with legal provision, what should be do? प्रश्न 9, न्यायालय की अवमानना क्या है? यह कितने प्रकार की होती है? समझाए। What is contempt of court? Explain various kinds of contempt। प्रश्न 10, मीडिया ट्रायल पर टिप्पणी लिखिए। Write note on media trial। क्वेश्चन पेपर ऑफ इंश्योरेंस लॉ। प्रश्न 1, बीमा संविदा की प्रकृति एवं परिभाषा की विवेचना कीजिए। जीवन, अग्नि एवं समुद्री बीमा संविदा में अंतर कीजिए। Discuss the nature and definition of contract of insurance। Distinguish between life, fire and marine insurance। प्रश्न 2, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की रचना, कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। Explain the composition, powers and functions of Insurance Regulatory and Development Authority। प्रश्न 3, बीमा विधि में क्षतिपूर्ति ही नियामक सिद्धांत है, विवेचना कीजिए। Indemnity is the controlling principle in insurance law। Discuss। प्रश्न 4, बीमा योग्य हित से आपका क्या अभिप्राय है? उदाहरणों या निर्णयों सहित समझाएं कि विभिन्न बीमा अनुबंधों में कब इस सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है। What do you understand by insurable interest? Explain with suitable illustrations or cases that when its need arises in various insurance contracts। प्रश्न 5, जीवन बीमा की प्रकृति, विस्तार तथा प्रकारों पर प्रकाश डालिए। जीवन बीमा संविदा के अंतर्गत किन घटनाओं का बीमा होता है? Explain the nature, scope and kinds of life insurance। What events are insured against life insurance contract? प्रश्न 6,
जीवन बीमा के अंतर्गत बीमित व्यक्ति की मृत्यु की दशा में बीमा दावों को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? समझाइए। What is the process of getting insurance claim in case of death of the insured person in life insurance? प्रश्न 7, समुद्री बीमा के संबंध में बीमा योग्य हित तथा बीमा योग्य मूल्य क्या है? समझाइए। What is insurable interest and insurable value in respect of marine insurance? Explain। प्रश्न 8, पथ यात्रा विचलन से आप क्या समझते हैं? समुद्री बीमा पॉलिसी पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। What do you understand by voyage deviation? Discuss its effects on marine insurance policy. प्रश्न 9, सामाजिक बीमे की आवश्यकता एवं महत्व पर विस्तार से लिखिए। Write in detail the necessity and importance of social insurance. प्रश्न 10, कृषि बीमा से आप क्या समझते हैं? भारत में कृषि बीमा के महत्व को समझाइए। What do you mean by agricultural insurance? Discuss the importance of agriculture insurance in India.